नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कराऊंगा, क्योंकि बाकी के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में बना दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1, जहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन और इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालें, इनका कैसे यूज़ करें, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ, एक बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ये नहीं है कि अगला क्वेश्चन कर रहे हैं और पिछले पे ध्यान नहीं देते। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करते समय हमें एक रिवीजन, हमारे लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आगे बढ़ जाओ, पीछे भूल जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या कहता है? इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR, फिर क्या कहता है? राइट एंगल एट Q, एंगल Q 90 डिग्री। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, इस तरह से एक PQR ट्राइंगल हो गया, ठीक, और Q पर 90 डिग्री है, तो Q हम इधर मान लेते हैं, Q लेते हैं जहाँ पर 90 डिग्री है, तो बचा क्या? PR है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा P प्लस QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P टू फाइंड साइन P एंड tan P। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है PQR जिसमें Q पर 90 डिग्री है। हमें पता है जहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है वही ट्राइंगल हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो Q पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो PR प्लस प्लस यानी ये साइड और ये साइड दोनों मिलाकर कितना बनती है? ये साइड दोनों मिलाकर बनती है 25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वो कहता है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड दी है और ये दोनों साइड नहीं दी है। ठीक है, हमें पता है साइन P का मतलब क्या होता है? हमें पता है साइन का मतलब होता है, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइट एंड tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखा जाए ना तो इसमें परपेंडिकुलर है ना ही हाइपोटेन्यूज, ना ये वाली साइड गिवन है ना ही ये वाली साइड गिवन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब पाइथागोरस कैसे लगाएं? लेकिन एक तरीका है कि इन दोनों का सम दे दिया। जब भी हमेशा ये ट्रिक हमेशा याद रखना, जब भी किसी साइड का सम दे दें, ठीक है, कभी भी किसी दो साइड का सम दे दें, तो आप लोग क्या करोगे? देखो यहाँ पे दिया QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी है? 25, इन दोनों को मिलाकर 25 है। तो कहने का मतलब ये 15 है तो ये 10 है, ये 13 है तो ये 12 है। लेकिन हमेशा याद रखना हाइपोटेन्यूज जो होती है, यानी हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा बड़ा किससे होता है? चाहे वो परपेंडिकुलर हो या चाहे वो बेस हो। अगर चाहे परपेंडिकुलर को ले लो या बेस को ले लो, उन दोनों की साइड से हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, उनकी जोड़ सम से नहीं। यानी अकेली ये वाली साइड ले लो, अकेली ये वाली साइड ले लो, अगर हमेशा क्या होगा? ये वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। तो ये ट्रिक क्या कहती है जो मैं बताना चाह रहा था? ये ट्रिक बेटा ये कहती है, जब हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का सम 25 सेंटीमीटर दिया है, तो अब एक काम कर लेते हैं, ये तो बड़ी साइड है ना, जो वैल्यू दी है ना उसको बड़ी मान लो। जैसे कहने का मतलब 25 दिया था ना, इसको 25 मान लो। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसकी भी कोई वैल्यू माननी पड़ेगी, इसको मान लेते हैं x और इसमें से x माइनस कर देंगे। ट्रिक क्या है कि आपको जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो हाइपोटेनियस है, उसको 25 माइनस x मान लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये x यहाँ से जो भी यहाँ की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, और ये तो पता है ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो जब भी ऐसी वैल्यू गिवन हो, हमेशा क्या करो? हाइपोटेनियस को वो मान लो जो वैल्यू गिवन दोनों की सम, और दूसरी साइड को x मान लो। ऐसे यहाँ भी होता, अगर 50 यहाँ होता और ये वाली वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम यहाँ पर x मान लेते हो, यहाँ 25 माइनस x मान लेते। अब क्या करते हैं? जब भी ऐसे केसेस होते हैं, हम पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसको निकाल लेते हैं। लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी पाइथागोरस इस्तेमाल करके अब क्या हुआ? हाइपो परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होती है? हाइपो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपो क्या है बेटा? इसमें PR, तो लिख दो PR का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर हमने QR का स्क्वायर, बेस क्या माना हमने? PQ
क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर हमारा 25 माइनस एक्स है, हमने 25 माइनस स्क्वायर लिखा। क्यू आर हमारा कितना है, जो एक्स माना हमने, एक्स पी क्यू 5 सेंटीमीटर जो गिवन है, 5 का स्क्वायर हो। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पूरे पर। ठीक है, अब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर को अगर देखा जाए, ये एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अगर आइडेंटिटी नहीं पता है तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का माइनस 2x वाई। अब क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y। हमने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जो 9th क्लास में आपने सीखा, इससे पहले भी सीखा। तो 25 माइनस एक्स, 25 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 25 को x माना तो x का मतलब ये 25 मान और ये x, 25 माइनस एक्स, तो ये x माना ये y माना। ठीक है, x को 25 माना, y को हमने x माना। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर फिर प्लस y यानी x प्लस माइनस आता है एंटिटी में 2xy, तो 2x क्या हुआ बेटा, y हो गया हमारा x। फिर सिंपल सा ही रख दिया, उसके बाद लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद x का स्क्वायर, हमने x का y माने 5, मतलब x प्लस 5 का स्क्वायर, y नहीं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का होता है 25 इंटू 25 625। ठीक, x का 25 दूनी 50, ये कितना x, ये मैं ट्राइंगल हटा देता बना दूंगा। ठीक है, p नीचे। ठीक, अब ये लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, तो ये मैं हटा देता हूँ। चलिए अब क्या करते हैं, 50x हो गया, ये x का स्क्वायर, ये 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब एक काम कर देते, देखो यहाँ प्लस का x है, बड़ी क्लास में अगर सीखो, डायरेक्ट काटना सीखो, यहाँ प्लस है, यहाँ जाएगा माइनस का, तो ये हमें पता है प्लस माइनस जो भी वैल्यू आती है वो लिखी जाती है, क्योंकि x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का हो गया, x का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या बेटा 625। क्या लिखोगे 625 50 इज 25, ये बचा ना। अब क्या करेंगे हम, 625 माइनस 50 है 25, 625 को हम उधर ले तो कितना हो जाएगा, या एक 625 को उधर लिया, 25 को उधर लिया, तो 25 को उधर ले आते तो 50 इधर चला गया। ठीक है, अगर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 50x 25 इधर, 625 माइनस ये हो गया बेटा आपका 600 इज इक्वल टू 50x, 0 से 0 कट गया, हाँ जी 25 दूनी 50, x इज इक्वल टू हो गया 60 में से 5 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 5 60, 12 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा x हो गया 12। अब हम क्या रखेंगे, हमारा जो ट्राइंगल था बेटा इस तरफ से था, यहाँ पे हमने q माना था, p यहाँ लिया था और r यहाँ पे था। ठीक है, इधर हमने 12 आ गई, यानी x था यहाँ पर, और यहाँ पे कितना दिया था सेंटीमीटर PQ, और ये हमारा था 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो था। अब लोग क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखा है ना, इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारी होगी 12। ठीक है, 25 में से x माइनस कर देंगे, तो अगर हम लोग मान लो इस ट्राइंगल को निकालते, 25 में से x माइनस करते, 25 में x माइनस किया, 25 x की वैल्यू 12 है, 25 25 25 12 25 हो जाएगा, तो ये 13। तो ये साइड कितनी हो गई बेटा आपकी, ये साइड आ गई आपकी 13 और ये तो आपकी आ गई थी 12, 13 12 25 हो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन में जो निकालने को बोला था, आपसे बोला था कि साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। ठीक है, टू फाइंड में आपको साइन पी टेन पी एंड कॉस पी, तो साइन पी निकाल 2 एंड फर्स्ट पार्ट साइन पी, सेकंड पार्ट कॉस पी एंड थर्ड पार्ट टेन पी। ठीक है, क्या निकालना था, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। देखो पी हमारा यहाँ पर है, थीटा तो हमने बताया जहाँ थीटा होता है उसको हम बेस मान लेते हैं, परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है, और हाइपो हमारी ये हो गई, यानी एक साफ सा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो क्या हो गया, क्यू पी आर, जिसका 5 ये हो गया, 13 ये हो गया, 12 ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन पी का तो आपको पता है, अगर हम साइन पी निकालते तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर बेटा इसमें क्यू आर है एंड हाइपो है इसमें पी आर। क्यू आर कितना दिया है आपको 12 और पी आर दिया है 13। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कहता है इसका कि कॉस पी निकालो, तो सेकंड पार्ट भी लिख देते हैं कॉस पी। कॉस पी का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपो में ये हटा दे, कॉस पी मतलब बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, तो अब क्या करोगे लिए, बेस क्या है इसके अंदर, हमारा बेस है हमारा QP और हाइपो है हमारा PR। ठीक है, QP एंड PR, तो इसका मतलब क्या हुआ 5/13। इसमें कुछ बहुत सिंपल सी बात बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ गए आप ये बात। थर्ड पार्ट क्या कहता है, tan P। देखो tan P क्या हुआ, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा याद कर लो, है ना, जब तक ये रेशियो मतलब ये साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी साइड को अपॉन करना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते tan p के बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या क्यू आर और बेस हो गया हमारा पी क्यू, ठीक है। क्यू आर एंड पी क्यू हमारा बेस हो गया। तो क्यू आर कितना, क्यू आर है हमारा 12 और पी क्यू है हमारा 5। तो ये आ गए हमारे 3 आंसर आ गए इसके, 12 13 12 5। तो आपको क्वेश्चन 10 समझ में आ गया। इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हमें 2 साइड का सम दिया था, तो हमने क्या किया, उसको हाइपो मान लिया था। उसको हाइपो में पुट करके, जैसे कि हमने आपने पीछे देखा था, उसके बाद हमने पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाने के बाद हमें ये 2 साइडें मिल गई, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 11, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 क्या कहता है, लिखिए क्वेश्चन 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, जस्टिफाई करना है कि नीचे की वैल्यू ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब वो कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा क्या होती है, 10a की वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, बात प्रूव करनी है। मान लेते हैं ट्राइंगल है, आपको ये पता है कि हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज ग्रेटर होता है, ठीक है। 10a का मतलब क्या होता है, अगर हम 10a को ट्रू फॉल्स वाले समझ को लिखते हैं, चलो ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, सॉल्यूशन में, ठीक। तो आप लिखो अपॉन बेस। अगर मान लेते हैं, अगर ये एक ट्राइंगल है, इसको मान लो हमने 3 और इसको 4, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, 3 3 9 4 16 16 9 25, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको देखो, अगर ये इसने बोला कि 10a की वैल्यू हमें छोटी हो, चलो 3 इसको मान लेते, 3 का इधर मान लेते, ठीक है। 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हमने a, इसको b माना, इसको c, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ab और बेस हो गया हमारा bc, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया ab, बेस हो गया हमारा bc। इस लिहाज से क्या है 3/4। तो अगर 3/4 को डिवाइड करोगे तो वैसे ही पता है 4 नाम 4 7 28, 4 नाम 27 है ना, 9 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे करीब आएगा 0.9 कुछ, ठीक है। तो हमारा 1 से छोटा है। पर अगर उल्टा भी ये भी तो सकता था कि 4 ऊपर होता 3 नीचे होता। अगर 4 इधर होता और 3 इधर होता तो क्या होता, 4/3। तो इसका और क्या हो सकता है, और हो सकता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC और 4/3, ये भी हो सकता था। अगर हम 4/3 करते तो कितना आता, आई थिंक अप्रोक्स आता 1.33। आप कर लो डिवाइड करके, ठीक है, डिवीजन आता है आप लोगों को। तो 2 केसेस हमें मिले, एक केस में छोटा और एक केसेस में बड़ा हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज हमेशा लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी हो, क्या है सही है, नहीं ये सही नहीं है। ये तब छोटी होगी जब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस से छोटा होगा। अगर परपेंडिकुलर बड़ा हुआ, बेस छोटा हुआ, तो कभी बंद नहीं होगी, 1 से बड़ी होगी। लेकिन कब छोटी होगी, जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा। तो इसलिए ट्रू है फॉल्स होगा, इसलिए आप क्या लिखोगे, फॉल्स। मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा, इसलिए स्टेटमेंट अभी स्टेट फॉल्स। रीजन बता दिया मैंने क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर ये हिस्सा बेटा का बड़ा होता, समझ आ रही मेरी बात, अगर आपका परपेंडिकुलर बड़ा होता, बेस छोटा होता, तो ये बात क्या हो जाती, तो फॉल्स हो जाती है। लेकिन अगर क्या होता, अगर आपका बेस क्या होता, अगर आपका बेस, ये बात फॉल्स कब होती, जब आपका बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता। पर ये बात हमेशा ऐसा होती नहीं, बेस कभी छोटा भी हो सकता है और कभी भी बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन यूनिवर्सली बोल रहा है कि हमेशा ही होगा कि क्या होगा, 10 हमेशा 1 से छोटा होगा, नहीं 10 1 से बड़ा भी हो सकता है। बताया था जब हमारा इस केस में क्या था, इस केस में हमारा परपेंडिकुलर बड़ा था बेस से, तो 10 हमारा 1 जो है 1 से, यानी 10 जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है 1.3, जो 1 से ग्रेटर होता है। यहाँ पे लिखना चाहो समझाने के लिए कि 1.3 जो ग्रेटर है 1 से, तो इस केस में क्या था, फॉल्स हो जाता है। लेकिन अगर इस केस की बात करते कि अगर हम लिखते 0.9 कुछ समथिंग जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, 1 से 0.9 समथिंग जो क्या 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 आपका इस केस में क्या है, 1 से छोटा है, जो प्रूफ होता है सही है। पर ऐसा है, होता नहीं है कि हमेशा जो आपका परपेंडिकुलर हो वो छोटा हो, बेस से कभी बड़ा भी हो सकता है। और जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा, यानी 1 से बड़ा, मैंने समझाया, जैसे मान लो एग्जांपल 4 और इसको माना हमने 3। अगर 4 है तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.3 कुछ आएगा, जो 1 से बड़ा है। और पूछा क्या था क्वेश्चन में कि बताइए द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, जो सरासर गलत है। हमने बता दिया कैसे गलत है, बहुत अच्छा समझा दिया। आप लोग इसको रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं जो मैंने बात बताई है। चलिए इसका पार्ट करते हैं 2, ठीक है।
चलिए सेकंड पार्ट लिखिए, इसका क्या है, sec a इज इक्वल टू 12/5, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्या बोलता है कि sec a जो है 12/5 है एंगल ए के लिए। कैसे समझ में आया, देखो एक बना लेते, ट्राइंगल बना लेते, जब भी ऐसे क्वेश्चन करो ना ट्राइंगल बना लिया, मान लो एक ट्राइंगल बनाया हमने इस टाइप से। ठीक है, अब वो कहता है कि sec a जो होगा 12/5। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम a, अच्छा a यहाँ पे मान लेते हैं, a यहाँ b मान लेते हैं, यहाँ c मान लेते हैं, क्योंकि a पे है ना एंगल, इसे थीटा हमने इस जगह पे थीटा मान लिया। ठीक, अब क्या कहता है sec a का, अबे sec a का मतलब क्या था, चलो इसका सॉल्यूशन यहाँ, sec a का मतलब क्या होता है पहले समझो। sec a होता है हाइपो अपॉन बेस, cos थीटा का अपोजिट होता है, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, ये होता है हाइपो अपॉन बेस। ठीक है, तो sec a क्या है हमारा, हाइपो अपॉन बेस है, तो इतना समझ में आ गया sec a इज इक्वल टू क्या है, हाइपो अपॉन बेस। तो बाबू ये हाइपो हुआ और ये बेस हुआ, तो इसका मतलब हाइपो हमें पता है, अच्छा हाइपो क्या हो गया 12 और बेस हो गया 5, तो ये हमारा हो गया 12, ये हो गया हमारा 5। हमें पता है कि हाइपोटेनियस जो होता है हाइपो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है, चाहे वो परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर, चाहे वो परपेंडिकुलर या बेस हो, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है बेटा, ग्रेटर होती है, उससे बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये बात सही है या नहीं है, हमेशा सही है। हमेशा क्या होगा, sec a क्या होगा, वो हमेशा उसका हाइपोटेनियस उसके बेस से बड़ा होगा। ये बात फॉल्स हुई है ट्रू हुई, अंडरस्टूड, क्योंकि 12 जो होगा वो हमेशा एक्स पर जो 12 है हाइपोटेनियस, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ पर बेस हमारा 5 है, यानी 12 हमेशा 5 से बड़ा होगा। ये बात ट्रू है फॉल्स है, यस ये बात आपकी हो गई ट्रू, तो यहाँ पे लिख देंगे आप TRUE ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था, इस पार्ट में ये था कि sec a इज इक्वल टू 12/5 है, इस बात को ट्रू और फॉल्स प्रूव करना था। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, हाइपोटेनियस और बेस उसकी जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, हमें पता है हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा होता है, तो जो गिवन वैल्यू है वो सही है यानी ट्रू है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट इसका लिखिए, क्या कहता है कि cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। बेटा ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि cos a is the, क्या कह रहा है कि cos a is the abbreviation used for the cosecant ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन लिखे और मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए पहले बता देते हैं कि कॉसिकेंट का मतलब क्या होता है। कॉसिकेंट जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया, देखिए कॉसिकेंट है ना, अगर यहाँ से शॉर्ट से देखें, यहाँ क्या लिखा, कॉसेक, क्या है कॉसेक, ये जो कॉसिकेंट है वो बना है कॉसेक के लिए, यानी कॉसिकेंट का जो एब्रीविएशन है कॉसिकेंट कॉसेक है, जबकि कॉज ए का क्या होता है, ध्यान रखना, कॉस साइन, क्या होता है कॉस साइन, कॉज ए का क्या होता है, कॉज ए का होता है बेटा कॉसाइन, और कॉसिकेंट का क्या होता है कॉसेक। तो यानी कहने का मतलब इसने क्या बोला, cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये गलत है, हमें मैं फिर बताता हूँ एब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की आप पीएम कहोगे, सीएम तो कहोगे नहीं, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की जो शॉर्ट फॉर्म है यानी अल्प रूप है, उसका जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है बेटा, उसका वो है उसका पीएम, है ना। वैसे ही यहाँ पे कॉसिकेंट जो है वो कॉसेक का है, जो गलत है। कॉस का क्या होता है, कॉसिकेंट कॉसेक का, कॉस का क्या, कॉस का जो ए का शॉर्ट फॉर्म, यानी जो कॉज ए किसकी एब्रीविएशन है, लिखो कॉज ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, साइन, नॉट कॉसेक, नॉट कॉसिकेंट। ओके, कॉज ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, सो दैट्स व्हाई हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप समझ में आ गया। बाकी क्या होता है, कॉसेक किसका होता है, कॉसेकेंट होता है कॉसेक का, जबकि कॉज ए का होता है कॉसाइन, तो हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अगला पार्ट इसका करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग लिख लिख के याद करो बेटा, है लिख लिख के समझ के करो, ये नहीं है बस देख कर, है ना, जैसे वीडियो देख रहे हो कोई नाटक मूवी की, ऐसे मत करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना, लिख लिख के कहते हैं नहीं अच्छे से याद होता है, अच्छे से समझ में आता है। चलिए फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, क्या कहता है फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्या बोल रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए।
चलिए मैं बताता हूँ। देखो कॉट का अगर बताऊं तो ये एब्रीवेंट किसका है, टेंजेंट किसका होता है, कोटेंजेंट। जैसे बताया था पीएम, प्राइम मिनिस्टर को हम पीएम कहते हैं, ऐसी कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, कॉट। ठीक है, कोटेंजेंट यानी इतना हिस्सा ले लिया उन्होंने कॉट का, ठीक है, इतना हिस्सा। तो कोटेंजेंट का कॉट होता है। देखो कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इतना मैं समझा देता हूँ। देखो अब हमने बताया था कि मान लो एक पाइथागोरस जो हम लगाते हैं 90 डिग्री के ट्रायंगल पे लगाते हैं, और यहाँ पर एंगल ए यानी यहाँ पर थीटा माना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी और सी, कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉट ए का मतलब होता है, वैसे मैं लिख रहा हूँ इसी समझाने के लिए, आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। कॉट ए का मतलब होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बेस हो गया बेटा ए बी और परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी सी, ठीक है। तो कॉट ए क्या बात कर रहा है, कॉट ए बात कर रहा है बेस एंड हाइपो की, किसकी बात कर रहा है, रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तो हुआ रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। कॉट ए बेटा किसकी बात कर रहा है, बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो के। पर की क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉट ए क्या है, प्रोडक्ट है, यानी बोल रहा है कि कॉट इनटू ए, कॉट इनटू ए। बेटा कॉट इनटू ए का मतलब ये हो गया कि कॉट की कुछ वैल्यू होगी और जो ए की कुछ वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा। नहीं, कॉट ए क्या है, कॉट और ए दोनों एक ही बातें, क्योंकि या तो हम कॉट ए बोल सकते थे यहाँ पर, या हम कॉट सी बोल सकते हैं, कॉट बी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम बी पर अगर 90 डिग्री है तो हम नहीं लेते। हमें बताया था हमने आपको लास्ट क्लासेस में कि हम पाइथागोरस का जो ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसकी हम सिर्फ दो ही जगहों पर थीटा ले सकते हैं, यानी वो एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री। क्योंकि ये बेटा ये तो 90 डिग्री है, ये दोनों या तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो हम लोग थीटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियोज ऑफ द साइड्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट in the last class in the previous section I have taught you about the all trigonometric ratios। हमने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, हमने वहाँ पर आपसे बात की थी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, साइड का, साइड ने ऊपर नीचे लिख दी, साइड ने कभी परपेंडिकुलर ऊपर लिख दी, कभी नीचे बेस लिख दी, कभी हाइपोटेन्यूज ऊपर लिख दी, कभी बेस नीचे लिख दी, कभी हाइपोटेन्यूज नीचे लिख दी, कभी बेस ऊपर लिख दी, वही तो है बेटा। तो tan cot ए यानी cot इंटू ए, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, cot और ए दो हैं, एक ही है, एक ही साथ ही है ना, अलग अलग नहीं हो सकते। cot इंटू ए गलत चीज़ है, हम क्या बोलेंगे, cot ए, समझ में आ रहा है। इसलिए स्टूडेंट जो बोला है कि cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बात गलत है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे का रिलेशन बता रहे हैं। कॉट क्या बता रहा है कि ए साइड पर, कॉट क्या बता रहा है कि ए साइड पर हम बेस ले रहे हैं, हम बेस यहाँ नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं, और जिसका परपेंडिकुलर ये होगा, यानी अगर हमने ये वाली साइड ली तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा, अगर हमने बेस ए बी को लिया तो उसका परपेंडिकुलर बी सी होगा, ये बता रहा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप समझ में आगे वाला पार्ट भी। चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है फोर्थ है, हाँ फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट थे बेटा इसके अंदर, 5वां पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट लिखिए इसका, साइन थीटा इज होता है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। वो बोला है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन सी, कुछ भी ले सकता था, यहाँ पर थीटा लिख दिया। तो मान लेते हैं ट्राइंगल बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, और हम थीटा का मान लेते हैं, हम अपना थीटा इधर मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है साइन थीटा, पहले समझ लेते हैं, सॉल्यूशन स्टेप बाय लिखते हैं, सीखें लिखना है, क्योंकि एग्जाम में हम नहीं होंगे, तुम नहीं होंगे, हमारी कॉपी होगी और वो टीचर बैठा होगा उधर, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा पर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर देखा जाए यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 4 और 3, यानी ये 4 हो गया और ये 3। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनियस जो है वो छोटा हो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हुआ, यहाँ लिखूंगा ना 4, हाँ। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपो जो है परपेंडिकुलर से छोटा हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से बड़ा दिखाया है, यानी इन्होंने क्या किया है कि हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है 4, हाइपोटेनियस है 3, परपेंडिकुलर 4 है। क्या हाइपोटेनियस कभी हो सकता है? ये बात हमारी फॉल्स हुई, क्योंकि ऑलवेज, है ना, रिमेंबर याद रखना कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, यानी 4
इधर होना चाहिए था, 3 इधर होना चाहिए था, यानी 4 नीचे होना चाहिए था, 3 ऊपर होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर परपेंडिकुलर को क्या कर दिया, हाइपोटेनियस से बड़ा दिखा दिया। इसलिए जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा हो तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। लिखना चाहो कि एज पर द पाइथागोरस लिखो हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और मैंने एंड नहीं लिखा, मैंने और लिखा है, और बेस। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वो परपेंडिकुलर हो अलग साइड, चाहे वो बेस हो अलग साइड, उससे वो बड़ा होगा। यानी ये नहीं दोनों को प्लस कर कहो, नहीं, दोनों अलग अलग होगा। यानी कहने को अगर ये 4 लिया तो ये 5 हुआ, तो अगर ये 3 लिया तो ये 5 हुआ। यानी हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, बेस से बड़ी होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने आपको ये चीज़ करा दी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मोटी बात ये है बेटा, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है, जो पेज नंबर 181 पे थी एनसीईआरटी की जो मेरे पास बुक है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल दिए, उनकी वैल्यूज याद करनी है। मैं आपको वैल्यूज यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में इसमें बेसिक्स में जाएंगे, हम इसको समझेंगे। इसके 8.2 के जैसे हमने 8.1 के एग्जाम्पल्स किए थे, वैसे ही 8.2 के भी कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी। जब भी कोई एक्सरसाइज करो उससे पहले उसके एग्जाम्पल्स करो, और एग्जाम्पल्स भी करने से पहले उस एक्सरसाइज को समझो। देखो इतनी सारी कहानी लिखी हुई है, ये कहानी पढ़ो, उसके अंदर 2-5 मिनट लगते हैं, है ना, पर हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जिसकी जो जैसे मान लो यहाँ पर 8.2 करने से पहले अब तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट 8.2 में कूद पड़े। प्रॉब्लम क्या आती, टीचर समझ में नहीं आ रहा, सर ट्रिग्नोमेट्री है, सर मेरे सर में दर्द हो गया, भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम देखो क्या होती है, हम बेसिक समझते हैं। मैथ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ याद ही नहीं करना बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस। बहुत इजी है ना, बहुत इतना इजी है कि आपको मैथ सबसे आसान। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक समय था मैं मैथ से मुझे भी लगता था यार नहीं, फिर मैंने ना एक लाइन पढ़ना चालू कर दी, क्वेश्चन करने से पहले उसके एग्जाम्पल देखना चालू कर दिए, बेटा बहुत आसान हो गया, एक बार करके देखो मजा आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, पेज नंबर 185 पर है एक टेबल दी हुई है 8.1 की। मैं अभी से बता देता हूँ, जिससे मैं अगली एक्सरसाइज कराऊँ, यानी अगली एक्सरसाइज 8.2 कराऊँ, तो आप ये खोपड़ी मतलब खुजियाओ नहीं यार, ये कहाँ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक हो। तो 8.1 जो टेबल है 185 पेज नंबर पे, देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो साइन ए थीटा 0 डिग्री पर क्या है, 0, यानी अगर थीटा हमारा 0 है डिग्री है तो उसकी वैल्यू जी नीचे वैल्यू दी हुई है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, तो 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, याद रखना। 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है। वैसे ही हमारा कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। अच्छा, इनके बीच में लिंक है, याद करने की ट्रिक है, वेट करो मेरी नेक्स्ट वीडियो का, मैं वहाँ पर लेकर आऊँगा और आपको ये ट्रिक सिखाऊंगा। और इससे पहले कि मैं आपको ये चीज़ें कराऊंगा, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा। इसके टोटल एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल आई थिंक 6वां, 7वां, 8वां, 3 एग्जाम्पल है ना। तो इनके मैं तीनों एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा। उसके बाद 8.2 की जो 4 क्वेश्चन हैं वो चारों क्वेश्चन करूंगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, है ना। अभी हमने शुरू किया इसके बारे में पढ़ाना चालू किया इन सब चीज़ों को ऑनलाइन मैंने। तो एक कमेंट किया करो, मुझे लगे यार कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो रहा पूछो, मैं वीडियो बनाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।